नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की, आपको तमाम रोगों, उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी जानकारी देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग की जो आज के समय में एक महामारी के रूप में सामने आ रहा है, डायबिटीज या मधुमेह, जो भारत में इतनी तेजी से पांव पसार रहा है कि भारत को डायबिटीज के मामले में दुनिया की राजधानी कहा जाता है। जी बिल्कुल। और यह कार्यक्रम हमें इस रोग से जुड़ी समस्याओं और इसके निस्तारण पर विचार करने का अवसर प्रदान करेगा, इसको लेकर के हमें जागरूक करेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हम समझेंगे कि डायबिटीज क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे हम अपने जीवन में कुछ बदलाव लाकर इस बीमारी से बच सकते हैं, या जिनको ये बीमारी हो गई है तो वो अपने जीवन में क्या बदलाव लाएं कि ये बीमारी जो है वो गंभीर रूप न ले। तो सबसे पहले विशेषज्ञों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश खडगावत, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली, यानी एम्स नई दिल्ली से। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, जो कि डायरेक्टर एंड एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर रेखा रामोट जुड़ी हुई हैं, जो कि डाइटिशियन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, नई दिल्ली से। डॉक्टर रेखा, बहुत स्वागत है आपका भी। और इस कार्यक्रम से दर्शकों आप भी सीधे जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 011 दिल्ली का कोड है, वो आप अपने नंबर से पहले लगाएंगे, 23097648, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और दूसरा नंबर है 01123097671। आप इन दो नंबरों पर कॉल करके आपके मन में अगर कोई शंका है, उसका आप समाधान चाहते हैं, तो आप इस पर कॉल करके हमारे विशेषज्ञों से जवाब पा सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी आप नोट कर लें, ddnewstotalhealth@gmail.com। आप इस पर अपने सवाल लिखकर भी पूछ सकते हैं। हम आपके इस सवाल को विशेषज्ञों से पूछेंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राजेश, सबसे पहले आपके साथ अगर सीधे तौर पर हम इस रोग को, डायबिटीज को, जैसा कि कहा कि इंडिया को डायबिटीज की कैपिटल कहा जाने लगा है, कितना गंभीर रोग है, कैसे इसको समझें, क्या होता है डायबिटीज, और सबसे खास बात, इतना बड़ा खतरा भारत में, कैसे इसके प्रसार को देखते हैं? बिल्कुल सही कहा हमने। आजकल ये माना जाता है कि हम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ हैं, यानी सबसे ज़्यादा रोगी हमारे वर्ल्ड में अगर डायबिटीज़ के हैं तो हमारे देश में हैं, और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और हम देखें कि हर साल डायबिटीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, और डायबिटीज़ होने से हमारे लोगों की जीवनचर्या पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, उनके कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि हमारे इतने लोगों को डायबिटीज़ क्यों हो रही है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है और कैसे होती है। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे खून में जो शुगर होती है, जिसके ग्लूकोज कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये ग्लूकोज बढ़ तो जाता है, लेकिन ये शरीर के लिए काम के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। शरीर में इसको हम काम नहीं करते हैं तो काम नहीं कर सकता है, तो शरीर में खून की मात्रा घूमती रहती है खून में, और उसकी वजह से हमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं। शरीर के सभी अंगों पर इसका खराब असर पड़ता है, सभी अंगों का काम करना स्लो हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, और इन कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमें मेन प्रॉब्लम होती है। तो डायबिटीज मुख्य प्रकार से दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज होती है या टाइप 2 डायबिटीज होती है। इसके अलावा दूसरे और कुछ कारण हैं, जैसे प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है। मुख्यतः टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज अधिक केसेस में बच्चों में देखने को मिलती है, और यह होती है कि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा एकदम खत्म हो जाती है, इंसुलिन नहीं रहता है। सो इसमें इलाज का एक ही तरीका है कि हमें बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा। यह बहुत कॉमन नहीं है। अगर हम 100 केसेस देखें डायबिटीज के, तो 4 या 5 केसेस टाइप 1 के मिलेंगे, बाकी अधिकतर केसेस टाइप 2 के मिलेंगे। टाइप 2 डायबिटीज, यानी जो आज हम बात कर रहे हैं मेन डायबिटीज, वो टाइप 2 डायबिटीज है। इसमें होता यह है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हमारे खाने में घी, तेल, फैट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो शरीर में फैट बढ़ जाती है, और इसके बढ़ने की वजह से इंसुलिन जो शुगर को कंट्रोल करता है, उसको काम करने का मौका नहीं मिलता है।
एक ऐसी स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, इंसुलिन तो है हमारे शरीर में लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाती है और उसे हम कहते हैं कि डायबिटीज हो गई है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो अगर हम कारणों को समझे होंगे दर्शक हमारे, और डॉक्टर सुनील मिश्रा, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि व्यक्ति को कब समझना चाहिए कि उसको भी डायबिटीज़ हो गई है, या डायबिटीज़ के लक्षण अगर हम समझें तो कैसे इसको जान पाएंगे? कौन से लोग हैं जो डायबिटीज़ के रिस्क पर हैं, कैसे इस बात को समझें? राइट, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डायबिटीज़ में अधिकतर लोगों को लक्षण नहीं होते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक डिजीज बोलते हैं, और अधिकतर डायबिटीज़ अगर आप स्क्रीन करें किसी भी सोसाइटी में तो लोगों को 50, 60, 70% लोगों को कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के होते हैं, जो कि हमारे दिमाग में अक्सर हैं, कि अधिक भूख लगना, वेट लॉस होना, यूरिनेशन होना, या पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि वुंड हीलिंग नहीं होना, घाव का सही ढंग से नहीं भरना, तो वो तब होते हैं कि जब लंबे समय तक अनकंट्रोल डायबिटीज़ रही हो तो ये लक्षण पाए जाएंगे, अदरवाइज लक्षण नहीं होंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुरुआत में ही आपको लक्षण नहीं है, और जब इलाज हम करना शुरू करते हैं तो तब भी अधिकतर लोगों को लक्षण नहीं रहते हैं। तो लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी शुगर या शुगर नियंत्रित मात्रा में है या नहीं है। शुगर अनियंत्रित रहती है। 60, 70, 80% लोगों की डायबिटीज पूरे वर्ल्ड में अनकंट्रोल रहती है, इंक्लूडिंग आवर कंट्री। एक बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूंगा, डायबिटीज गंभीर बीमारी क्यों है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आप इलाज कराने क्यों आए, क्यों मेरे पास में आए हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, डायबिटीज किसी भी इंसान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसे कम करती है। बहुत अच्छा डेटा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, 2 लाख लोगों का 10-20 साल का डेटा है, वो बताता है कि 5 से 7 साल उम्र कम हो जाती है पीपल विद डायबिटीज जिनके की शुगर अनकंट्रोल रहती है। और शुगर से संबंधित और जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी में प्रोटीन लीकेज और स्मोकिंग भी है, तो उनकी लाइफ स्पैन छोटा होता है। रिसेंट चाइना से जो डेटा आया है उसने भी ये बताया है कि अगर 40 साल के आसपास लोगों को डायबिटीज होती है तो डायबिटीज आपकी उम्र को 4 साल तक कम कर सकती है। और इसी तरह से अगर प्री डायबिटीज है तो 6 से 7 महीने उम्र कम होती है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में, बीइंग इन द एशियन रेस, हम सब डायबिटीज के रिस्क पे हैं। इसके अलावा अगर किसी का वजन बढ़ रहा है, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, लेडीज को जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है, आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, या आपकी लाइफस्टाइल इस तरह की है कि आपको आगे चल के फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस है, लेट नाइट वॉकिंग है, तो आपका डायबिटीज का रिस्क ज्यादा है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर इंसान हमारे देश में डायबिटीज के रिस्क पे है। आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, और एक हेल्दी डाइट लें, और जिससे कि आप अपने को डायबिटीज से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हमारे देश में हर व्यक्ति डायबिटीज के रिस्क पे है, तो इसकी वजह क्या है? हमारा देश कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कैपिटल बन रहा है, इसकी वजह क्या है? इंडिया में ही क्यों इतना? बहुत यही एक सवाल है, सबको जानना जरूरी है। हमारा देश में क्यों है? अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो एशियन जो रेस है वो अपने आप में एक हाई रिस्क रेस मानी जाती है। कई कारण हो सकते हैं। हमारा बॉडी में मसल मास कम होता है, पैंक्रियाटिक मास जिसमें कि बीटा सेल मास होता है वो कम होता है, वी आर फिजिकली मोर इनएक्टिव, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। डाइट कुछ इस तरह की है कि जो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, हमारे उसमें अक्सर हम फैट की बात तो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं करते हैं। आप अगर रूरल पार्ट्स में जाएं तो लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कई सारी रोटियां हैं, चावल हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और प्रोसेस्ड फूड तो अलग बात हो गई है। इसके अलावा एक जेनेटिक हाइपोथेसिस भी दी जाती है जिसको कि हम थ्रिप्टी जीन हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि वर्षों से, हमारे लाखों साल से हमारे एशियन रेस में एक एडेप्टिव जीन रहा, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी में एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि जहां प्लेंटीफुल ऑफ एनर्जीज है, तो ऐसे में अब हमको अपने को रोकना है, और वो जीन आज हमारे लिए एक नुकसान पैदा कर रहा है। जी, निश्चित तौर पर। तो ये कम से कम हम भारतवासियों को ये बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। और जब लक्षणों की बात करते हैं, डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये लक्षण कई बार बहुत साइलेंट तौर पर होते हैं, कई बार बहुत समझ में नहीं आते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा डॉक्टर राजेश एक बार फिर भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि किस तरह से जो लोग हैं उनको समझें कि वो डायबिटीज़ के रिस्क पे हैं, और दूसरी बात ये कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाएगा, कैसे पता लगाएंगे?
हाँ, जैसे डॉक्टर सुनील ने बताया कि कुछ रिस्क फैक्टर हैं कि जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, उनका काम ऐसा है कि अधिकतर टाइम बैठे रहते हैं, जो मोटे हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, जिनमें घर में लोगों को डायबिटीज़ है या जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन सभी को एक बार अपनी शुगर चेक करवा लेनी चाहिए। तथा 40 साल के बाद हर एक व्यक्ति को एक बार शुगर चेक करवा लेनी चाहिए, जो कि बहुत आसान है। अगर आप खाली पेट जा रहे हैं तो खाली पेट की शुगर चेक करवा लीजिए। अगर खाली पेट की शुगर 125 से ज़्यादा आती है तो ये मानते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, और अगर 100 से कम आती है तो मानते हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल है। 100 से 125 के बीच का एक एरिया है जिसमें डायबिटीज़ तो नहीं हुई है लेकिन आप नॉर्मल भी नहीं है, इसको हम कहते हैं कि प्री डायबिटीज़ है। जी। अगर आप प्री डायबिटीज़ में हैं तो अगले 1 साल में आपको डायबिटीज़ होने का खतरा 30% है, बहुत ज़्यादा खतरा है। और ये ऐसी स्टेज है कि जहाँ पे अगर आप अपना खान पान का ध्यान रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो उसमें आप वापस नॉर्मल में भी जा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि जो कि अभी कुछ सालों से ही आया है कि एक टेस्ट होता है जिसे हम HbA1c कहते हैं। ये टेस्ट आपके पिछले 3 महीने की जो शुगर है उसका एवरेज बता देता है। अगर 6.5 या इससे ज़्यादा HbA1c आता है तो हम कहते हैं कि डायबिटीज़ है, 5.7 से कम है तो हम कहते हैं कि नॉर्मल है, और 5.7 से और 6.5 6.5 के बीच में है तो वो एक प्री डायबिटीज़ की श्रेणी में है। तीसरा तरीका है कि हम खाली पेट की शुगर चेक करते हैं, फिर 75 ग्राम ग्लूकोज पीते हैं, और उसके एग्जैक्ट 2 घंटे बाद हम एक बार फिर शुगर चेक करते हैं, और 2 घंटे बाद अगर शुगर हमारी 200 या इससे ज़्यादा आ रही है तो हम मानते हैं कि ये डायबिटीज़ होगी। तो ये एक 2-3 तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। सो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, अगर आपका डेली रूटीन ऐसा है जिसमें आप चल फिर नहीं रहे हैं, आपके घर में किसी को, आपके भाई बहन को, माता पिता को डायबिटीज़ है, आप स्मोकर हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपके वेट ज़्यादा है, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, और लेडीज़ में अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ रही हुई है, तो इन सब लोगों को 40 से पहले चेक करवा लेना चाहिए। नहीं तो 40 के बाद तो हर एक व्यक्ति को एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर 40 के बाद हर एक व्यक्ति को जरूर चेक कर लेना चाहिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हमको पंजाब के जालंधर से कॉल कर रहे हैं, राकेश जी। राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। ये सर, ये मेरा वो खाली पेट शुगर है 135 है, और खाने के बाद जो टेस्ट कराते हैं 130 आता है 2 घंटे बाद। तो मैं रोटी दाल सब्जी खा के टेस्ट कराता हूँ मैं, तो खाने के बाद कम क्यों होता है, और रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है मुझे। ठीक है, डॉक्टर राजेश, आप इनके सवाल का जवाब दें। जैसा आपने बताया कि आपका खाली पेट का शुगर 135 है, अगर 135 हम मानते हैं कि 126 से निश्चित तौर पे ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है। लेकिन सर खाने बाद कम होता है, खाने बाद 135 होता है। हाँ जी, मैं बताता हूँ उसके बारे में। सो जब डायबिटीज होती है शुरू में, तो सबसे पहली जो एबनॉर्मलिटी आती है वो होती है कि खाली पेट की आपकी शुगर बढ़ती है, क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो इंसुलिन शरीर में पूरा काम नहीं कर पाता है, खाली पेट की बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही खाना खाते हैं तो पेनक्रियाज को स्टिमुलेशन मिलता है कि पेनक्रियाज और इंसुलिन बनाए। सो आपका पेनक्रियाज जब उसको चैलेंज मिलता है तो इंसुलिन पूरा बना देता है, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन रात को पूरा नहीं बना पाता है। यह डायबिटीज़ की शुरू की स्थिति है, और इस स्थिति में अगर आप अच्छी तरह से अपना दिनचर्या में आप बदलाव करते हैं, आप घूमना फिरना बढ़ाते हैं, खाने में घी तेल कम करते हैं, मीठा बंद करते हैं, तो हो सकता है कि वापस आपकी शुगर नॉर्मल भी हो जाए। लेकिन अगर यही स्थिति रही और आप बदलाव नहीं करते हैं तो यह संभव है कि आगे चल के आपकी खाने के बाद वाली शुगर भी बढ़ जाए। तो यह प्रारंभिक स्थिति है जिसमें खाने के बाद वाली नॉर्मल हो सकती है, लेकिन आपको डायबिटीज़ है क्योंकि आपकी खाली पेट की शुगर 135 है। जी, तो हमें उम्मीद है कि राकेश जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इससे पहले कि हम इसके खान पान, क्योंकि बहुत सारे इससे जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं हमारे पास, उसकी तरफ आगे बढ़े, डॉक्टर सुनील, ये समझना आप चाहेंगे कि क्या इस बीमारी का उम्र से भी कोई संबंध है, या किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है? अभी तक तो ये समझा जाता था कि जो एल्डरली पर्सन है उनको ही होता है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। ये सवाल भी है और एक आंसर भी है आपकी तरफ से, और एक चिंता का विषय भी है। नंबर 1, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो ये क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जो कि पहले हम देखते थे जब हम विद्यार्थी जीवन में अपने करियर की शुरुआत करते हैं, तो 50-60 के ऊपर डायबिटीज होती है। देखते देखते अब ये 40-50 में होने लगी, और देखते देखते अब ये
30 से 40 और उससे भी कम उम्र में होने लग गई है। मैं टाइप 2 डायबिटीज इसकी बारे में बात कर रहा हूँ आज। जैसे कि प्रोफेसर राजेश सर ने भी बताया कि आज हम टाइप 2 डायबिटीज, जो कि एक कॉमन डायबिटीज की बात है, उसकी बात कर रहे हैं, और वही एक विशेष चिंता का विषय है जी। तो जिस तरह से ये डायबिटीज की उम्र कम हो रही है, कम उम्र में आ रही है, वो दो तरह से मेजर चिंता का विषय है। नंबर वन, जिस लाइफ स्टाइल बहुत जल्दी चेंज हो गई, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होते चली गई, इनएक्टिविटी बढ़ने लग गई, फूड कैलोरी डेंस होने लग गए, और चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ने लग गई। मुझे याद आता है कि अपने बचपन में बड़ा मुश्किल होता था कि अपनी ट्राउजर को होल्ड करने के लिए, क्योंकि वेस्ट सरकमफ्रेंस बहुत ही कम होती थी। आज आप स्कूल में चले जाइए, कितने ऐसे बच्चे होंगे कि जो पहले से ओवरवेट ओबीज हैं, उनके नेक में ब्लैकनेस है, एक्एंथोसिस हो चुकी है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा चिंता का विषय क्या है कि यंग एज में जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। ये एक बड़ी ही एग्रेसिव डिजीज होती है। एक बहुत अच्छा डेटा आया है टुडेज स्टडी ग्रुप में। उन्होंने पाइमा इंडियन, एक कम्युनिटी है अमेरिका में, जिनको कि बहुत यंग एज में डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो उन्होंने लगभग 11 साल से 20 साल की उम्र के बच्चों को लिया जिनको कि टाइप 2 डायबिटीज है। उनको लगातार 5, 10, 15, 20 साल में फॉलो किया। जब ये बच्चे लगभग 15-20 साल में फॉलो किए गए तो इनकी उम्र मान के चलिए 30 से 35 साल की थी। लगभग 60 से 70% बच्चों को ऑर्गन्स में डैमेज आ चुके थे। तो इसलिए जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो यंग एज में होती है, वो बड़ी खराब बीमारी है। और अक्सर पेरेंट्स थोड़ा सा रीअश्योर्ड फील करते हैं कि मेरे बच्चे को तो टाइप 2 है, चलिए टैबलेट खाने वाली डायबिटीज है। अब उनको कहते हैं नहीं, टाइप 1 डायबिटीज तब भी बेटर होगी लॉन्ग टर्म में कंपेयर टू टाइप 2 डायबिटीज। तो पहला सवाल ये, उम्र के साथ डायबिटीज इसलिए बढ़ती है कि हर ऑर्गन में सेनेसेंस होते हैं, इसीलिए पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में भी ग्रेजुअल डैमेज होंगे, वो भी बूढ़ी पड़ेंगी, वो सेल भी कमजोर होंगी, तो उम्र के साथ डायबिटीज बढ़ने का रिस्क ऑब्वियसली बढ़ता है। इसी जैसे कि सर ने बताया कि हमें स्क्रीनिंग 40 साल के बाद कर लेनी चाहिए, बट आज ये लगता है कि हमें ये स्क्रीनिंग जो ओवरवेट एंड ओबीज बच्चे हैं उनको पहले करनी चाहिए, जिससे कि हम डायबिटीज से आने से बचें। और यंग एज में जो ये टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, ये एक खराब परेशानी है, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो इसमें ओवरवेट ओबेसिटी से अपने को बचाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें और मसल मास मेंटेन करें। जी बिल्कुल। तो ये जो यंग एज में डायबिटीज़ हो रही है, वो अगर इसको सीधे तौर पर देखें तो हमारे हाथ में है, जिसको कहना चाहिए कि उसको हम ठीक कर सकते हैं। अपनी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके, अच्छा बेहतर खान पान रख कर। और हमारे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़े हुए हैं, कोलकाता से हमको पुरुषोत्तम कॉल कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पुरुषोत्तम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम जी से हम दोबारा संपर्क करेंगे, वो अगर दोबारा संपर्क हो पाता है पुरुषोत्तम जी से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ आगे देखते हैं कि किस तरह से, अगर राजेश जी, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं और ये करते हैं, जाहिर तौर पर इलाज के क्या साधन हो सकते हैं और किस तरह से इलाज इसका आगे बढ़ता है एक बार वंस इट इज़ डायग्नोस्ड? जैसे भी हमें जैसे पता चलता है कि इस आदमी को डायबिटीज़ है, इस महिला को डायबिटीज़ है, तो सबसे पहला जो इलाज है, दवाइयाँ बाद में है, सबसे पहला इलाज है कि हमें हमारी दिनचर्या में बदलाव करना है, हमें हमारे खान पान के बारे में बदलाव करना है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव हमें करना है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई, हमने चलना फिरना छोड़ दिया है, हमारे पास कारें आ गई है, हम उसमें घूमते हैं। घर में भी जो मेहनत के काम थे उन सब को काम की जगह हमारे पास मशीनें आ गई हैं जिनसे हम करते हैं। तो शारीरिक श्रम जो है वो हमने छोड़ दिया, और शारीरिक श्रम और मेहनत के कम होने की वजह से शरीर में फैट इकट्ठी होती है। तो किसी भी तरीके से अगर हम इस फैट को शरीर से निकाल सकें तो हमारे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में हमें बहुत फ़ायदा होगा। हम सभी पेशेंट को ये कहते हैं कि जो भी आज आपका वेट है, आज आपको पता चला है डायबिटीज़ है, अगर आप इसको 5% आपका वेट कम कर सके तो आपके हो सकता है कि डायबिटीज़ से आपको मुक्ति मिल जाए। और वो मुक्ति तभी तक रहेगी जब तक आपका वेट कम रहेगा। अगर वेट वापस बढ़ेगा तो वापस डायबिटीज़ आ जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम हमारे खान पान में बदलाव करें, और दूसरा है कि हम हमारी दिनचर्या में बदलाव करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। छोटी छोटी डिस्टेंसेज जो हम गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, हमें पैदल चल के ट्रैवल कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक जा सकते हैं, नाइट को वॉक कर सकते हैं। ये करके हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बच सकते हैं। कुछ मरीजों में जिनमें ये सब करने के बाद भी
शुगर बढ़ी हुई रहती है, उनमें हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिनसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत कम मरीजों में होता है कि पूरी दवाई दे दी, अब भी नहीं कंट्रोल हुआ, तो उसका इलाज है कि हम इंसुलिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जिससे आसानी से हम शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेन इलाज में रोल है हमारे दिनचर्या का, हमारे खान पान का और हमारी फिजिकल एक्टिविटी का। जी बिल्कुल। तो बार बार ये इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब दिनचर्या और हमारी फिजिकल एक्टिविटी का इसमें काफ़ी बड़ा रोल है, तो उसका मतलब ये हमारे हाथ में है कि हम इसको बेहतर कर सकें, इसको दुरुस्त कर सकें। फिलहाल हमारे साथ में पुरुषोत्तम जी जो कोलकाता से हमको कॉल कर रहे थे, जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? This call is now being recorded. पुरुषोत्तम जी, अपने टीवी सेट का जो वॉल्यूम है उसको धीरे कर दीजिए और सवाल पूछिए अपना। ठीक है, पुरुषोत्तम जी से एक बार फिर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं तो वो टीवी का जो अपना वॉल्यूम है उसको धीरे कर लें, कम से कम वहाँ से हट जाएं। आप बातचीत कर लें, बाद में आप उसको देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए हैं, अतीकुर रहमान, जो कि चमोली से हमको कॉल कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी सर, हमारी जो डायबिटीज है वो काफी समय से है, लगभग 18-19 सालों से। और अब जो है थकान होती है और बॉडी में पेन होता है और ऐसा लगता है कि बॉडी सपोर्ट नहीं करती काम करने के लिए। तो अब क्या जानना चाह रहे हैं कि इसका क्या इलाज है? जी 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 जी, डॉक्टर सुनील, आप इनका सवाल लेना चाहेंगे? रहमान जी, आपका जो सवाल है कि आपको लंबे समय से डायबिटीज है और आपको अभी थकान लगती है और बॉडी में पेन है, थोड़ा सा मुश्किल होता है इस सवाल का पूर्णतः जवाब देना, लेकिन मैं मोटा मोटी इतना जज कर सकता हूँ कि एक थकान लगने का प्रमुख कारण डायबिटीज में होता है कि आपकी मसल वीक हो रही हैं, आप फिजिकली इनएक्टिव रहे हैं। ग्रेजुअली हमने डायबिटीज होने के बाद अपने को केवल चलने फिरने तक ही सीमित रखा, हमने मसल मास की तरफ ध्यान नहीं दिया। और इसके अलावा बॉडी में जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, आप हिल्स में रहते हैं चमोली, वहाँ पर आपको डेफिनेटली हीमोग्लोबिन बेटर होना चाहिए। इसके अलावा कई बार नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाती है, नसों में समस्या आ जाती है लंबे समय की डायबिटीज की वजह से, और जिन नर्व्स की प्रॉब्लम की वजह से आपको पेन के सेंसेशन पहले से ही और कम स्टिमुलस पे भी होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके अलावा थकान लगने का एक कारण ये भी होता है डायबिटीज में, कई बार हार्ट की तरफ से ये समस्या जाती है, स्पेशली अगर आपको ये समस्या अभी रिसेंटली शुरू हुई है, जो आपकी पहले की फिजिकल कैपेसिटी थी उससे कम कैपेसिटी पे आप काम कर पा रहे हैं, आपको रुकना पड़ता है, आपको चेस्ट में हेवीनेस होती है, तो ये एक समस्या है जिसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से पर्सनली जाके मिलना पड़ेगा और इस बारे में आप बात करें, उन जांचें करी जा सकती हैं। मोटा मोटी ये बता सकते हैं कि आप अपना वेट देखिए, वेट आपका कितना है, बेली फैट तो नहीं आ रही है, आपका स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते हैं जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी में चेंजेस हुए हैं, तो ये सब चीज़ें देख के आपको डॉक्टर बता सकते हैं फर्दर क्या। जी, और एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोविंद जी हमको कॉल कर रहे हैं भरूच गुजरात से। गोविंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी बीवी को वाई है और उसके हाथ पैर ज्यादा दुखते हैं, तो कुछ ऐसा है क्या घर में कि खाने की कंट्रोल कर सके या कुछ कर सके दवा? अच्छा, तो आपने टेस्ट कराया है क्या? आप डायबिटीज निकली है क्या आपकी पत्नी को? नहीं सर, डायबिटीज चेक किया था, डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला था कि वाई है, वह जो आती है ना वो है। डॉक्टर राजेश, अगर आप इनका सवाल समझ पाए हो। मैं हाँ जी, आप बता रहे हैं कि उनके हाथ पाँव में दर्द रहता है, लेकिन आपने डायबिटीज़ के लिए चेक कराया है, डायबिटीज़ नहीं है, तो दर्द के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन जो लेडीज़ में कारण हमको देखने को मिलता है कि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हमारे खान पान में कैल्शियम की मात्रा अगर हो, बढ़ाएं हमें उसे, तो शरीर में दर्द में मुक्ति मिल सकती है। हालांकि यह देखना पड़ेगा कि किस वजह से कारण है। बहुत सारे कारण हैं जिनसे शरीर में दर्द रह सकता है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने नज़दीक में जो चिकित्सक हैं एक बार उनसे संपर्क करें और जानें कि किस कारण की वजह से शरीर में दर्द है, ताकि उसका निदान किया जा सके।
जी बिल्कुल। तो उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिला होगा, संतुष्ट हुए होंगे। और दर्शकों, हम इस विषय पर डायबिटीज़, मधुमेह कितना घातक हो सकता है, गंभीर हो सकता है, इलाज इसका किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और इलाज से ज़्यादा जब हम बात कर रहे हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अपने जीवन शैली को बदलिए बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए, तो इन विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह की, कैसे इससे बचा जा सकता है। और जिन लोगों को हो गया है, अगर वो डायबिटीज़ के शिकार हो गए हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो क्या कुछ ध्यान रखें, क्या कुछ ख्याल रखें। और सबसे पहले जब बात डायबिटीज़ की होती है तो खान पान की भी बात होती है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। हमारे साथ में डॉक्टर रेखा रमौट हैं, डाइटिशियन, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रेखा, सबसे पहले डाइट में क्या चेंजेस कर रहे हैं अगर किसी को डायग्नोज होता है कि डायबिटीज़ है उसको? डाइट में हमें यही बदलाव करने चाहिए कि हम एक संतुलित आहार लें जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा को नियंत्रण रखें और फाइबर यानी रेशे की मात्रा को भरपूर रखें, जिससे हमें खाने के बाद की शुगर हमारी कंट्रोल रहे और हमारा वजन भी नियंत्रण में रह सके। आजकल का जो हमारा खान पान है, वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि क्योंकि घर में कामकाजी महिलाएं हैं तो रेडी टू ईट फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जो कि ज़्यादा प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड होने की वजह से उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा है और रेशे की मात्रा कम है, तो वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, जिससे हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ता है और उससे हमें डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो हमें खान पान ऐसा लेना चाहिए जिसमें कि हम मोटा अनाज को शामिल करें, रेशेदार सब्जियां और फल शामिल करें, हमारा खान पान में तेल घी की मात्रा कम हो। मेनली जो होता है, हम खाना पीना अगर सही भी कर लें, लेकिन जो आजकल ये स्नैक्स का चलन बहुत ज़्यादा है, लोग शाम की चाय के नाश्ते में बहुत कुछ तली भुनी चीज़ें खा लेते हैं, तो उसमें से एक ट्रांस फैट नाम की चीज़ है जो कि हमारी डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियों के लिए भी हमें बढ़ाता है, जो तली भुनी चीज़ों से हमें मिलता है। बेकरी का सामान, जैसे कि सबसे आम जो बेकरी का सामान सब घरों में बिस्किट खाया जाता है, तो बिस्किट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ ज़्यादा पोषक तत्व नहीं होते, लेकिन फैट तो होता है, चिकनाई होती है और बिना फाइबर वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, बिना रेशे वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसकी शुगर बढ़ाने की क्षमता बाकी मोटे अनाज के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो हम शाम के चाय के नाश्ते में कुछ हेल्दी चीज़ें ले सकते हैं जिसमें वसा कम हो और फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि भुना चना ले सकते हैं, हम अंकुरित अनाज ले सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। और खाने पीने में हमें फैट में घी तेल को एकदम कम करना है। आमतौर पे 4 से 5 चम्मच से ज़्यादा घी तेल का हम इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें हमें मूफा और पूफा सहित वाला जो फैट होता है, जिसमें कि हमारा सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया और ऑलिव ऑयल हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गए, ये सारी चीज़ों में हमारा अच्छा फैट होता है, जो उसकी हमें हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ दोनों को कंट्रोल करने में मदद करता है। जी, निश्चित तौर पर। तो क्या खाएं, ये आप सब लोगों को समझ में आया होगा। कितना खाएं और कब खाएं, इस विषय में भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी इस तरह से आ रहे हैं कि कितनी डाइट्स लेनी चाहिए। फिलहाल बहुत सारे मिथ्स हैं दरअसल डॉक्टर साहब इन चीज़ों को लेकर के, तो वो भी हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने लेकर के आए और कुछ सवाल हम जो इस तरह के मिथ्स हैं उनसे जुड़े हुए करना चाहेंगे। तो मिथ्स, जैसे एक मिथ है कि डायबिटीज़ सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से होती है। ये डॉक्टर राजेश ये जानना चाहेंगे कि ये एक मिथ है, किस तरह से इसके बारे में बताएंगे दर्शकों को कि डायबिटीज़ क्या सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से होती है?
यह बहुत सत्य नहीं है कि डायबिटीज़ केवल ज़्यादा मीठा खाने से होती है। अगर हम देखें तो अगर हम मीठा खाते हैं तो ऐसा कोई भी मीठा नहीं है कि जिसमें मीठा बनाने के दौरान फैट या वसा का इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई भी अगर आप मिठाई का पीस खाएंगे तो मिठाई तल के ही बनती है, सो उसमें शुगर भी आपको जाएगी और फैट भी जाएगा। मुख्य तौर पर डायबिटीज़ का संबंध है कि आपकी कैलोरीज कितनी जा रही है। अगर आप कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं, उतनी खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आपके शरीर में फैट या वसा के रूप में स्टोर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में स्टोर होता है और प्रोटीन बिल्कुल स्टोर नहीं होता है। सो जो भी हम खाना खाते हैं, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं तो वो स्टोर हो जाएगा, और स्टोर हमेशा अधिकतर फैट के रूप में होगा। यही फैट जो स्टोर हो रही है ये इंसुलिन को काम करने से रोकती है। सो शरीर में अगर ज़्यादा फैट है, अगर हमारा पेट बाहर निकला हुआ है, हमारा वजन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि शरीर में फैट ज़्यादा है, और इस फैट का सीधा संबंध है इंसुलिन से। सो अगर हम कहें कि सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज होती है, ऐसा नहीं है। हम मीठा जब भी खाते हैं तो उसमें हमारी फैट भी ज़्यादा जा रही है। सो दोनों खाने से अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो हमें डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ता है। जी, अभी जब हम इलाज की बात कर रहे थे तो हमने इस बात पर चर्चा की कि इंसुलिन के इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है कुछ लोगों को। डॉक्टर सुनील, ये भी एक भ्रांति है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। इंसुलिन की सुई देने से कमजोरी आती है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। इंसुलिन एक माध्यम है शुगर कंट्रोल करने का। अगर हम डायबिटीज को एक लाइन पर रखें 0 to 100 के स्केल में, जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें पेंक्रियाज की इंसुलिन की क्षमता ऑलरेडी 80-90% से कम हो चुकी हो, तो बहुत कम टाइम स्पैन में ऐसा होता है, तो उनको इंसुलिन की ज़रूरत शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गन प्रोटेक्शन के लिए और सर्वाइवल के लिए और लॉन्गेविटी के लिए ज़रूरत होती है। तो उनको और कोई ऑप्शन नहीं होता, इंसुलिन लेना है। टाइप 2 डायबिटीज़ की जहाँ तक हम बात करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर किसी पर्सन को डिटेक्ट होती है, जिस दिन उनको मालूम चलता है, तो पेंक्रियाज की क्षमता 30, 40, 50% तक कम रहती है। तो अभी भी पेंक्रियाज के अंदर इंसुलिन रिजर्व है, जिसको कि हम टैबलेट के द्वारा इंसुलिन को रिलीज कराते हैं। और अन्य तरह की दवाएं होती हैं जो कि इंसुलिन को इफेक्टिव बनाती हैं, और कुछ नई तरह की दवाएं जो किडनी और पेंक्रियाज पे और हंगर सेंटर पे काम करके कंट्रोल करती हैं। बट चूंकि एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, जो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है इंसुलिन की सेल में डैमेज का, वो तो रहेगा ही रहेगा, बैकग्राउंड में आप उसको नहीं चेंज कर सकते। और अक्सर ऐसा होता है कि ओवर द टाइम लोग कहेंगे अब ये दवा मेरे पे असर नहीं कर रही है, लगता है कि आप दवा बदल दीजिए। अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन देखता हूं तो उस टाइम पे ऑलरेडी 6-7 किस्म की डिफरेंट डायबिटीज की मेडिसिन हैं। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे पेशेंट केवल चाहता है कि वो अपनी नई दवा लिखिए, आप अपनी दवा लिखिए डॉक्टर साहब, प्रिस्क्रिप्शन चेंज। मैंने कहा मैं कुछ नहीं लिख सकता, ऑलरेडी आप जितनी दवाएं हैं सब ले रहे हैं, आपको इंसुलिन लेना है। इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शुगर कंट्रोल करेगी। शुगर कंट्रोल रहेगी तो ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशंस कम आए। बड़ी एक बेहतर स्टडी आई थी, उन्होंने दिखाया कि अगर आज आपको लगभग इंसुलिन की ज़रूरत आ रही है और आप इंसुलिन को डिले करते हैं, जो कि हमारे देश में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट और इनिशिएशन, जिसको हम शुरुआत कहते हैं, वो 8 से 10 साल डिले होती है। अगर ये इंसुलिन की शुरुआत, जो कि यूजुअली अधिकतर लोगों में एक बार ही इंसुलिन लगाना पड़ता है टाइप 2 डायबिटीज में ओरल टैबलेट्स के साथ में, अगर 5 साल से डिले हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम पे शायद सिंगल शॉट इंसुलिन काम नहीं करती है, और उस टाइम तक बॉडी में जो ऑर्गन डैमेज, जिसको कि हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लोगों को डायबिटीज में शुगर से लड़ना है, इंसुलिन से नहीं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उनका शत्रु कौन है, वो शत्रु इंसुलिन को मानते हैं, जबकि डायबिटीज को नहीं मानते, और डायबिटीज अनकंट्रोल रहती है, बॉडी में ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, ये आपने बात बड़ी कही कि शुगर से लड़ना है, इंसुलिन से नहीं लड़ना है। एक और भ्रांति है जो डॉक्टर रेखा हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो इलाज बंद किया जा सकता है और कुछ भी खाया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हम अपने खान पान में जो सुधार किए थे उनको बंद करेंगे, ब्लड शुगर वापस से बढ़ जाएगा, वापस से हमें डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगी। तो जो सही खान पान है, हमारी एक कंटिन्यूअस लाइफस्टाइल हमें होनी चाहिए, जो हमें हमेशा फॉलो करनी है, चाहे हमें डायबिटीज़ ठीक है चाहे अनकंट्रोल्ड है। तो हमें हमेशा अपने खान पान के समय का ध्यान रखना है, हमें समय पे सही चीज़ सही मात्रा में खानी चाहिए, और अपने परहेज़ को हमेशा जारी रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए बीच में। जी बिल्कुल। तो ये जो सही समय पर खाने वाली बात जो है कि कब और कितना खाएं, इसके विषय में आगे बात करेंगे। कुछ सवाल बहुत सारे लोग ईमेल पर पूछ रहे हैं डॉक्टर रेखा, वो हम चाह रहे हैं कि आपसे एक बार पूछें कि क्या डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो शुगर फ्री मिठाइयाँ खा सकता है? इस तरह के सवाल बहुत सारी, ये भी अपने आप में
कहा जाए तो भ्रांति ही है। आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री को बिजनेस भी दे रहा है कि शुगर फ्री मिठाइयाँ जो होती हैं, एक तो उसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ किए जाते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स उनको कहते हैं हम, तो उनकी अपनी खुद की सेफ्टी बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है। और दूसरा जो ये शुगर फ्री मिठाइयाँ बनाई जाएंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बोला है कि जो भी मिठाई हम खाएंगे उसमें फ़ैट तो होगा ही होगा, तो टोटल कैलोरीज हमारी बढ़ेंगी। अगर टोटल कैलोरीज हम ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो हमें मोटापा बढ़ेगा, तो डायबिटीज़ रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा, और जिसको डायबिटीज़ है उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल डेफिनेटली ख़राब होगा। तो हमें मीठा खाने के तरीके अगर ढूंढने तो शुगर फ्री मिठाइयाँ उसका एक तरीका सही नहीं है। उसकी बजाय हम अच्छे ऑप्शंस हम चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम घर पे बिना मीठे की रबड़ी, जैसे बिना फैट वाले दूध की रबड़ी की खीर बना के खा सकते हैं। हम कुछ डार्क चॉकलेट एक सीमित मात्रा में ले सकते हैं, हम कुछ फल खा सकते हैं, तो इससे हमें अपनी मीठी की क्रेविंग को थोड़ा सा हम शांत कर सकते हैं। जी, और यहाँ पर एक कॉलर हमको कॉल कर रही है रायपुर छत्तीसगढ़ से, आकांक्षा। आकांक्षा, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर आप सबको नमस्ते। नमस्कार। सर हमें ये पूछना है कि हमारे पापा की एज 68 साल है अभी, उनको 2-3 साल से प्री डायबिटीज बताया गया है, जिनका HbA1c लेवल है वो कभी 6, कभी 6.1, कभी 6.2 रहता है, लेकिन जो फास्टिंग शुगर है वो 100 के अंदर अंदर रहती, 90 से 100 के बीच में। और उनको उसकी किडनी की प्रॉब्लम भी है थोड़ी, 1.6 उनका क्रिएटिनिन रहता है, और उनको हाइपरटेंशन रहता है, वो कंट्रोल में रहता है। सर उनकी पे क्या किया जा सके कि ये प्री डायबिटीज से वो नॉर्मल स्टेज में आ जाएं? अच्छा, क्या करें कि प्री डायबिटीज से नॉर्मल स्टेज में आ जाए, डॉक्टर राजेश? हाँ जी, जैसा आपने बताया कि HbA1c उनका थोड़ा सा हाई रहता है, प्री डायबिटीज वाली रेंज में रहता है, फास्टिंग शुगर ठीक आती है, और साथ में उनको किडनी की बीमारी भी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि उनके खान पान का बिल्कुल अच्छा ध्यान रखना है। अगर उनके लिए संभव है कि वो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सके, तो वो उन्हें रेगुलर करनी है। और अभी इस स्थिति में किसी भी तरह की शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाई की जरूरत नहीं है। फास्टिंग नॉर्मल है, A1c बढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा इलाज है कि आप उनकी डाइट का ध्यान रखें। जैसे अभी डॉक्टर रेखा ने बताया, ऐसे डाइट में आप बदलाव करें, और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक अगर वो रेगुलर कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होंगे। और साथ में जैसे किडनी की प्रॉब्लम बताई, तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम है, या और कोई कारण है, तो उसके लिए हम किडनी के डॉक्टर को दिखा के बात कर सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए डाइट, एक्सरसाइज ही उनके लिए सबसे अच्छा इलाज है अभी। जी, और एक कॉलर हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं, मंजीत कौर हमको कॉल कर रही हैं। मंजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे ना शुगर है सर, 45 साल से जी। तो मैंने कभी मिठाई नहीं खाई, कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन मेरा शुगर कंट्रोल नहीं रहता सर। हाँ, ये एक कॉमन शिकायत कई बार लोगों को रहती है। डॉक्टर सुनील, आपसे इस सवाल का जवाब चाहेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो कुछ खाते पीते नहीं हैं, फिर भी हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होता। देखिए, शुगर इसलिए नहीं हो रहा है कि केवल आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं। शुगर इसलिए भी हो रहा है कि आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी है। जो हम खाना फूड लेते हैं उसमें जो ग्लूकोज जनरेट होगा, वो ग्लूकोज का डिस्पोजल, जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन या उसका इस्तेमाल विभिन्न कोशिकाओं में वो इंसुलिन के माध्यम से होता है, जिसकी वजह से रक्त में शुगर की मात्रा एक नियंत्रित अमाउंट में रहती है। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है या कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज है कि जिसमें कि पैंक्रियास की इंसुलिन की क्षमता कम हो चुकी है, तो आप डाइट कंट्रोल भले ही कर लें और आप उचित मात्रा में दवाएं या इंसुलिन नहीं ले रहे, तो शुगर नियंत्रण में नहीं रहती है, नंबर 1। नंबर 2, शुगर नियंत्रण में न रहने के और भी अन्य कारण होते हैं। अधिकतर कारण यह है कि लोग समय पे दवाएं नहीं लेते हैं। अगर इंसुलिन आपको सजेस्ट करी गई तो उसको सही समय पे शुरुआत नहीं करी जाती है, मॉनिटरिंग नहीं करी जाती है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। एक बड़ी अच्छी आजकल स्टडीज है और प्रचलन में है कि आप खाने के बाद 10 मिनट कैजुअल वॉक करिए। ये कैजुअल वॉक आपकी मसल को एक्टिवेट करता है, ये भी खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर आपको एक बार इंसुलिन से कंट्रोल नहीं आ रही तो 2 बार की जरूरत पड़ सकती है, आपको मल्टीपल टाइम इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। मेरी नज़र में ऐसा कोई डायबिटिक का पर्सन नहीं है कि जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं करी जा सकती है, प्रोवाइडेड कि आप डिटरमाइंड हैं। करना जरूरी है, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म गुड हेल्थ के लिए शुगर कंट्रोल करना जरूरी है।
जैसा कि हमने मैं तो सबसे पहले निखिल जी आपको एक पॉइंट यहाँ पर कमेंट करना चाहूंगा। जो वीडियो आपकी टीम ने टोटल हेल्थ ने बनाया है ये बहुत कुछ कहता है। इस वीडियो पर अगर हम एक एक फोटोशॉट पे बोलना शुरू करें तो सारी जानकारी इस वीडियो में आ रही है। बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो है जो कि आपने बनाया है, जो कि डायबिटीज के एजुकेशन के बारे में बता रहा है कि किस तरह से डायबिटीज होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, सेंट्रल ओबेसिटी कितनी हो रही है, तो ये सब इस वीडियो में। तो इन महिला के लिए, मैडम के लिए मेरा सजेशन है कि अपने डॉक्टर से मिलें। आप जहां भी रहते हैं आपके आसपास जो भी अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनसे संपर्क करें और क्लोज फॉलोअप करें। इनिशियल जब तक आपकी कंट्रोल नहीं होती आपको क्लोज फॉलोअप करने की जरूरत होती है। खाना न कम खाने का ये मतलब नहीं है कि आप केवल फैट और चीजें कम करिए, आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नियंत्रित करिए। मैंने देखा है, मैं कह सकता हूं कि रूरल एरियाज में, इवन मैं उत्तराखंड में अभी हूं, मैंने देखा हिल्स से लोग आते हैं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। मैं जब मेदांता में था लगभग 13 साल उस हॉस्पिटल में, मैंने देखा था कि बिहार से, ईस्टर्न यूपी से लोग आते थे, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते थे। इसी तरह से मैंने प्रोफेसर राजेश सर के साथ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मैं स्टूडेंट रहा हूं उनका, वहां पर भी हमने देखा है कि लोग जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि केवल फूड में और चीजें फैट कंट्रोल करने के साथ साथ आपको अमाउंट ऑफ द फूड इज इक्वली इंपॉर्टेंट। प्रोटीन डाइट में बहुत जरूरी है जी, जिससे कि आप नियंत्रण में रखें, और खाना कितनी बार खा रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो जब बात डाइट की बार बार हो रही है, डॉक्टर रेखा आपसे जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि ये बात कहा जा रहा है कि कब खाएं, और ये बार बार बात सामने आ रही है कब खाएं, कितना खाएं। तो क्या रेगुलर मील्स लेनी चाहिए ऐसे लोगों को जो डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ जिनको सिम्टम्स हैं, किस तरह से उसको समझें कि खाना कितनी मात्रा में खाएं? ये भी क्योंकि अभी आपने देखा कि एक महिला ने ये भी सवाल किया कि हम तो कुछ ज़्यादा खाते नहीं हैं फिर भी हमारी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि क्या खाएं, इसका मतलब? जी बिल्कुल सही बात है। हमें अपने खाने का समय भी नियंत्रण करना है, किस टाइम पे कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं वो भी नियंत्रण करना है। हमें एक रेगुलर खाने का रूटीन डाइट पैटर्न बना के उसको फॉलो करना है। हम समय पे नाश्ता करें, समय पे दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, इन बिटवीन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो सही तरीके के छोटे छोटे स्नैक्स ले सकते हैं। अभी जैसे ये जो महिला थी, इनकी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो भारतीय महिलाओं की टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि हमारा नाश्ता जो होता है वो घर का सारा काम ख़त्म करके हम बहुत लेट नाश्ता करते हैं और एक साथ बैठ के हम थोड़ा जो खाना है वो ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया जाता है। तो उसकी वजह से हमें जो कैलोरीज हमारी जितनी जानी चाहिए, जितना हमारे, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नियंत्रण करनी है हमें, तो जितना हमें खाना चाहिए था उससे हम अधिक खा लेते हैं, तो फिर वो हमारे डायबिटीज़ को अनकंट्रोल करता है और हमें मोटापे की तरफ और ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो कितना खाए, ये हमारे जो वज़न और लंबाई का अनुपात होता है जिसको हम BMI बोलते हैं, उसके बेसिस पे हमारी कैलोरीज दिन की डिसाइड होती हैं, जो कि एक व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी, उसका क्या व्यवसाय है, उस सब को ध्यान में रख के एक निश्चित कैलोरीज डिसाइड की जाती है, जिसमें उसकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी निश्चित की जाती है और उसको हमें नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने में सही अनुपात में विभाजित करके उसको बताना होता है। तो अगर हम बात करें, जैसे नाश्ता सबसे इम्पॉर्टेंट दिन की मील है जो कि हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नाश्ता हमारा एक संपूर्ण आहार होना चाहिए जिसमें हमारे सारे पोषक तत्व, जैसे कि सही प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि मोटा अनाज हो, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ सही मात्रा में हमें फाइबर या सब्जियां के फॉर्म में फाइबर या रेशा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी डाइट ऐसी हो गई जिसमें कि फाइबर की मात्रा कम होगी तो उस डाइट की ऐसी टेंडेंसी होगी कि हमारे खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर हमेशा बढ़ा के देगी। वहीं अगर हम अपनी डाइट ऐसी लेंगे जिसमें मोटा अनाज है, जिससे कि उसमें फाइबर ज़्यादा है, फैट कम है, थोड़ी प्रोटीन की मात्रा भी सफिशेंट मात्रा में है, तो हमारा वज़न और शुगर दोनों सही तरीके से कंट्रोल होगा। सेम चीज़ हमें दोपहर और रात के खाने के लिए भी करनी है। और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे जो स्नैक्स हैं उन पर हमें अपना खास नियंत्रण रखना है। तो खाने का समय निश्चित करना बहुत ज़रूरी है। हमें लंबे गैप से नहीं खाना है, हमें सही टाइम पे खाना खाना है और एक साथ बैठ के ढेर सारा नहीं खाना है। जी, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने उसको बहुत ध्यान से सुना होगा आपकी बात, क्योंकि खान पान की जब हम बात करते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो ये उन सब में शामिल है कि आप अपनी डायबिटीज़ को कैसे दुरुस्त रख सकते हैं, कैसे अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं दरअसल। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश जी हमको कॉल कर रहे हैं शिमला से। जी राकेश जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे जो बच्चे हैं इनमें जो मधुमेह है कितने हैं और उन बच्चों को हमें इस चीज से कैसे बचाना चाहिए? आप जानना चाह रहे हैं कि बच्चों में कैसे कंट्रोल किया जाए?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी 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 डॉक्टर राजेश। हाँ जी, बच्चों, जैसे आपने बात की कि बच्चों में डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो हम यहाँ यह समझ रहे हैं कि बच्चों में जो डायबिटीज होती है, काफी बच्चों में, अधिकतर बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज होती है। इसमें बच्चे पतले दुबले होते हैं, उनका वजन एकदम कम हो जाता है। और आजकल जैसा डॉक्टर सुनील ने भी बताया कि कुछ बच्चों में मोटापे की वजह से हमें टाइप 2 भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज ऐसी है कि जिसमें कोई कारण हमारे शरीर में ऐसा होता है जिसकी वजह से इंसुलिन बनती ही नहीं है, या हमारा पेनक्रियाज पूरा नहीं बना है, या हमारी बीटा सेल पूरी नहीं बनी है, या ऐसा कोई कारण है जिससे इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज है। क्योंकि इंसुलिन हमें जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इंसुलिन नहीं होगा हमारे शरीर में तो हमारी जिंदगी हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। इसलिए अगर बच्चों में डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उसका पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इलाज है, हमें इंजेक्शन के रूप में बार बार इंसुलिन लेना पड़ेगा। कुछ बच्चों में 3 बार 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, कुछ में 2 बार से भी कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन हमें लेना इंसुलिन ही है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी गोली शुगर की काम नहीं करती है, हमें कोशिश भी नहीं करनी है। और अगर कोई भी कहे कि आप इंसुलिन बंद करके आप ये इलाज ले लीजिए, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इंसुलिन अगर बंद करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा, उसके शरीर में कीटोन बन जाएगी, बेहोशी आ जाएगी। हमें बिल्कुल नहीं करना है। टाइप 1 डायबिटीज के सभी बच्चों में इलाज सिर्फ एक है कि इंसुलिन। अब ये हो सकता है कि किसी में 2 बार दे रहे हैं और किसी में 3 बार या किसी में 4 बार दे रहे हैं, वो निर्भर करता है कि हम किस तरीके से हम शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चे का शेड्यूल क्या है, उसको स्कूल कितने बजे जाना है, स्कूल में ले पाता है नहीं ले पाता है। लेकिन इलाज सिर्फ एक है कि इंसुलिन है। और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो वो है कि हमें कभी भी इंसुलिन बंद नहीं करना है। अगर बच्चा बीमार है, उल्टी भी हो रही है, बुखार भी आ रहा है, तो हमें इंसुलिन देना ही देना है। हो सकता है कि उस दौरान में बीमारी से लड़ने के लिए ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो हमें ज़्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बंद नहीं करना है। जी, तो ये ज़रूर उनको अपनी शंका का समाधान हुआ होगा। और जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो ये चर्चा आगे करेंगे कि अगर क्या ये जो इंसुलिन की बात हो रही है, क्या ये लाइफ लॉन्ग चलेगी, या इस तरह के भी सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि क्या डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो गया क्या, तो क्या दवाओं को बंद किया जा सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो हम जानेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा। डायबिटीज़ और मधुमेह जिसकी बात हम कर रहे हैं, उस पर चर्चा हमारी ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में। आज हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह की। कैसे अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखा जाए, कैसे मधुमेह से बचा जा सकता है, इन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और डॉक्टर राजेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या जटिलताएं हो सकती हैं अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रखा गया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कि जी हम तो ध्यान नहीं देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो दरअसल ऐसा होता नहीं है कि देखा जाएगा। क्या हो सकता है? बिल्कुल, इस बारे में बहुत सालों से ये हमें पता है, बिल्कुल पता है कि अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं और लंबे टाइम से शुगर बढ़ी हुई रहती है, तो शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो इसके कॉम्प्लिकेशन से नहीं बच पाए। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आपका शरीर का हर एक अंग अफेक्ट हो जाएगा और धीरे धीरे उस अंग का काम करना कम हो जाएगा। आपका हार्ट पे असर हो जाएगा, आपको हार्ट की डिजीज हो जाएगी, लीवर पे असर हो जाएगा,
और जो 3 इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिस पे सबसे जल्दी असर होता है, पहला है कि आपकी पाँव की नसों पे असर हो जाता है, पाँव में झंझनाहट, सूनापन, जलन ऐसी रहनी शुरू हो जाती है। आपकी किडनी पे असर हो जाता है, किडनी पे असर होने से होता यह है कि आपका बहुत सारा प्रोटीन यूरिन में निकलना शुरू हो जाता है, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और धीरे 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 करते करते अगर आप फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो किडनी फेल हो जाती है, जिसे हम रीनल फेल्योर कहते हैं। और उसमें अगर रीनल फेल्योर है तो जीवन चलाने के लिए हमें डायलिसिस करना पड़ेगा या किडनी को बदलना पड़ेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी आंखों पर असर हो जाता है, आंखों में खून आने का, हेमरेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं है। इन 3 ऑर्गन के अलावा शरीर का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन, बढ़ी हुई शुगर के लिए बच सके। आपके दिमाग पे भी असर पड़ता है, आपके जननांग पे भी असर पड़ता है, फीमेल में पीरियड पे भी असर पड़ता है और सभी अंगों पे असर पड़ता है। तो कोई भी अंग बिल्कुल बचा हुआ नहीं, क्योंकि सभी अंग ग्लूकोज यूज करते हैं एनर्जी के लिए। जो काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, सब ग्लूकोज यूज करते हैं और अगर ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो शरीर के सभी अंगों पे असर पड़ेगा। और अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे तो शुगर बढ़ी हुई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एकदम ठीक है, उन लोगों में अगर हो सकता है कि उस वक्त वो ठीक हो, लेकिन अगर और टाइम बढ़ा रहेगा जिसमें और शुगर बढ़ी हुई रहेगी, धीरे धीरे करके उनमें कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगे और एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब उन्हें लगेगा कि अरे शुरू में ध्यान दिया होता तो आज हमें कॉम्प्लिकेशन की इस स्टेज में नहीं पहुंचते। जी निश्चित तौर पर। और एक कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं बिहार से, श्याम जी। श्याम जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। 6 महीने से दवा खा रहा हूँ शुगर की, खाली पेट में सुबह में खाता हूँ टेबलेट और डाउन नहीं हो रहा है, 250 से कम नहीं हो रहा है। जी खान पान के विषय में बताएंगे थोड़ा। खाना चावल बंद कर दिया हूँ, आलू की सब्जी बंद, हरी साग सब्जी और गेहूं की रोटी खाता हूँ बस। ठीक है ठीक है। डॉक्टर सुनील इनका सवाल लेना चाहेंगे। श्याम जी को ये ध्यान देना होगा कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही और 6 महीने से दवा खा रहे हैं, तो जरूर अपने जो निकटतम डायबिटीज के एक्सपर्ट हैं उनसे संपर्क करें और ये कारण जाना जाए कि इनको डायबिटीज कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, क्या ये उचित मात्रा में दवा ले रहे हैं और इनकी डाइट में जो हमने बात करी कि कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कितना है, फिजिकल एक्टिविटी कितना है, इनका वेट कितना है, उस बारे में जानकारी ली जाए। जरूरी नहीं है कि हर इंसान को केवल टाइप 2 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज के अलावा अन्य कारण भी डायबिटीज के होते हैं। कई लोगों में पैंक्रियाटिक ग्लैंड में जब डैमेज होता है जिसको हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं और कई बार वो जानकारी पता नहीं लगती, बहुत बाद में मालूम चलता है कि क्रोनिक कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस, जिसमें कि पैंक्रियास डैमेज होकर अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो चुके हैं, या एडल्ट एज में भी कई बार टाइप 1 डायबिटीज भी डेवलप होती है, तो वो सारी डायबिटीज हो सकती हैं। उसके बारे में जब डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो उन्हें जानकारी होगी। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना शुगर नियंत्रण में रखना है। किसी भी डायबिटिक इंडिविजुअल में एक गोल्डन पीरियड बोला जाता है। ये गोल्डन पीरियड होता है डायबिटीज का पहले 5 से 10 साल। जब डायबिटीज डिटेक्ट हुई है फर्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, अगर आपने बहुत बेहतर कंट्रोल रखा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपने अपना HbA1c 7 या उसके नीचे मेंटेन किया है, शुगर नियंत्रण में रखी है और पैरामीटर्स जिसमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, प्रोटीन लीकेज मेंटेन किया है, तो एक गुड ग्लाइसेमिक लेगेसी, जिसको हम बोलते हैं कि एक अच्छी परंपरा शुरुआत हो जाती है और ये लॉन्ग टर्म में 20 साल 30 साल भी आपको डायबिटीज रिलेटेड ऑर्गन डैमेज, जिनके बारे में प्रोफेसर राजेश सर ने बात करी है, वो ऑर्गन कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, तो आप एक अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप सिम्टम्स पे रुके रहे। अगर आपके नंबर्स ठीक नहीं है डायबिटीज के, जो कि आज की डेट में बहुत बेहतर रूप से डिसाइडेड हैं, जरूर फॉलो करें। जरूरत हो तो इंसुलिन जरूर लें ताकि आप लंबे समय बिना कॉम्प्लिकेशन की लाइफ को जी सकें। जी जी जी। जब अभी आपने सुना डॉक्टर रेखा कि ये कह रहे हैं कि हमने चावल आलू छोड़ दिया है, दरअसल बहुत सारे सवाल हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं कि क्या मधुमेह के रोगी मीठे फल खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, आलू कितना खाएं, इस टाइप के सवाल है। सबसे पहले तो फल को लेकर के बहुत जिसको कहना चाहिए कि लोगों के मन में जिज्ञासा है, क्या मीठे फल खा सकते हैं? जी देखो, फल सारे ही मीठे होते हैं, सारी फलों में फ्रक्टोज नाम की शुगर होती है जिनमें उनमें मिठास होती है, लेकिन एक कंसेप्ट होता है जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो सरल भाषा में अगर उसको हम जाने कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी
खाने की चीज़ की शुगर बढ़ाने की क्षमता कितनी है एक पर्टिकुलर अमाउंट में। तो कुछ ऐसे फल हैं जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो उनकी शुगर बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो हम उनको थोड़ा सा नियंत्रण करके खाएं या अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे फलों में आमतौर पर जो फल हैं जैसे कि अंगूर, आम, केला, चीकू, शरीफा, लीची, ये थोड़े से फल हैं जिनको हम थोड़ा सा नियंत्रण में करें। अब बात है कि अभी इस मौसम में आम बहुत कॉमन है, सबका प्रिय फल होता है आम, तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ के मरीज़ कभी भी आम नहीं खा सकते हैं। फल की जो मात्रा है वो हमें नियंत्रण में रख के खानी है, जिससे हमारा टोटल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को हम नियंत्रण कर सकें। तो हमें फल, जैसे कि अगर सरल भाषा में समझा जाए तो एक फल मध्यम आकार का रोज़ खा लें तो उसके लिए हमें सफिशेंट होगा, वो भरपूर होगा। और उसमें अगर हम जो इन फलों को जिनका मैंने नाम लिया इनको छोड़ के वापस बाकी फल खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब किसी को आम खाना है तो हम रोज़ाना आम ना खाएं, कभी कभार छोटा सा एक आम का पीस जितना हमारा अलावेंस है उसमें हम खा सकें तो ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि चावल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बहुत ही गलत धारणा है कि डायबिटीज़ के मरीज़ चावल नहीं खा सकते। हमें ऐसा कोई भी अनाज सिवाय मैदा के सारे अनाज अलाउड हैं, हम खा सकते हैं, लेकिन जिसमें हम टोटल क्वांटिटी को, मात्रा को नियंत्रण कर सके, वो मेन काम है। तो हम चाहे चावल खाएं, चाहे रोटी खाएं, चाहे कोई भी अनाज खाएं, हमारे सारे अनाज हम खा सकते हैं, लेकिन टोटल कार्बोहाइड्रेट जो दिन का हम डिसाइड करेंगे कैलोरीज के बेसिस पे, उतने अमाउंट में हम चावल रोटी खाएंगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल हम रोजाना चावल खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में खाएं, ये मेरा मैसेज है। जी जी, हमारे पास समय समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बहुत संक्षेप में अपने संदेश जरूर दे दें। डॉक्टर राजेश, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा संदेश है कि चलना शुरू कीजिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कीजिए, रेगुलर कीजिए, और वही एक चीज़ है जो आपको डायबिटीज़ से बचा सकती है। डायबिटीज़ है तो आपको कंट्रोल कर सकती है। जी, डॉक्टर सुनील, मेरा संदेश रहेगा कि जो लोग इसको सुन रहे हैं, हर परिवार में इसको शुरुआत करें, आदर्श वेट मेंटेन करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, मसल मास इंप्रूव करें, जो बातें हमने बताई, जो फूड के बारे में बताएं, उसको फॉलो करें। सबसे अच्छी शुरुआत परिवार से होती है। सोसाइटी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें कि चेंजेस पॉसिबल हैं, इंडिविजुअल चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो एक आदमी को डायबिटीज है, पूरा परिवार उनका सहयोग दे, सेम फॉलो करें, आप भी बचे रहेंगे, समाज भी बचा रहेगा, देश भी बचा रहेगा। जी, तो निश्चित तौर पर अपने आप से शुरुआत करें, परिवार से शुरुआत करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश आपका, डॉक्टर सुनील आपका, डॉक्टर रेखा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर, और दर्शकों को जागरूक करने के लिए किस तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखा जा सकता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। जागरूक बनिए, और सबसे खास बात है कि अपने आप से शुरुआत करिए, और उसके बाद परिवार आपका अपने आप जुड़ेगा, समाज जुड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से भारत जिसको कहते हैं कि डायबिटीज़ की राजधानी बना हुआ है, उससे, उस स्थिति से हमको निश्चित तौर पर बाहर निकलने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, और यह प्रयास अपने आप से शुरू होगा। टोटल हेल्थ के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।